गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चालू करूंगा। मैं हूं प्रोफेसर करण शेठ और मैं आपका लूंगा पूरा इनडायरेक्ट टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू आईपीसीसी। अच्छा, सबसे पहले मुझे बता देना चाहता हूं मैं ये फ्रेंड्स कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया आर या पार लगा सकता है। इट इज अ सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स जो क्या करेगा, आपका ग्रुप 1 पास करवा देगा। बिकॉज इट इज वेरी एसेंशियल कि 4 में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा हो आपका जिसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाए, और यही वो सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स जो आपको दिला सकता है एग्जेम्पशन। देखिए फ्रेंड्स, वी एट JKSC बिलीव वन थिंग एंड दैट इज व्हाट, कि जितना जुनून आपको सीए बनने का है उससे कई ज्यादा जुनून हमें आपको सीए बनाने का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कमिटमेंट है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं क्या कि भाई 50 में से आपको मिनिमम 40 to 45 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स में से मिल जाए, यानी पूरा टैक्स पेपर आपको उड़ाना है, पास होना है जस्ट बाय रीडिंग इनडायरेक्ट टैक्स। ये मेरा एम रहेगा। पर उसके लिए आपको 2 कमिटमेंट देने पड़ेंगे मुझे। पहला वाला ये कि जब अगला लेक्चर होगा तो आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ के आएंगे, और दूसरा ये कि मुझे रेसिप्रोकेशन बहुत पसंद है, यानी जब मैं आपको पूछता रहूं कि क्या आपको समझ में आया है नहीं आया है, प्लीज रेसिप्रोकेट करते रहिए। बस दैट्स इट। ये दोनों चीज ही आवश्यक है मेरे लेक्चर में। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स पर से चालू करने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि भाई इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस। ठीक है, एक फंडामेंटल बिल्टअप करना है कि कैसे क्या होता है टैक्स, कौन है इंडिया में, ठीक है, लीगल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया का विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। मुझे पता चला है आपका कि डायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी चालू हो चुका है, and few fundamental concepts with respect to how a bill becomes an act. So let us now start, my dear friends, with the very basic thing, and that is what is tax. ठीक है, कि टैक्स क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आ जाइए बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पे मैंने लिखा है द डेफिनेशन ऑफ टैक्स, कि व्हाट इज टैक्स। तो फ्रेंड्स, टैक्स इज अ फी दैट इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, ऑन गुड्स, ऑन सर्विसेज एंड ऑन अ एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आपको अब तक पता चल ही गया होगा क्या कि भाई इनकम पे कौन सा टैक्स लगता है, बताइए। इनकम टैक्स। गुड्स पे कौन सा लगता है, बताइए। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको पता ही होगा। ठीक है, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो बाटा से, पैंटालून से, तो क्या लगता है, वैट। औरंगाबाद, वेरी नाइस, कीप ऑन इंटरैक्टिंग। उज्जैन, थैंक यू। ठीक है, सेकंड कौन सा लगता है, CST। तो वैट लगता है जब सेल होता है विद इन द स्टेट, और CST लगता है जब सेल होता है आउटसाइड द स्टेट। टेक्निकल भाषा में इसे बोलते हैं क्या, कि वैट इज लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स और CST इज इंटर स्टेट सेल्स। वेरी गुड। ओके, वडोदरा मेरे से आगे ही पहुंच गया है। ठीक है, सर्विस पे लगेगा सर्विस टैक्स। डेफिनेटली आपने ये देखा होगा, अनुभव किया होगा जब आपने भरा होगा कि अपना ट्यूशन फीस विथ रिस्पेक्ट टू JKSC। तो JKSC ने चार्ज किया आपको क्या, ट्यूशन फी प्लस सर्विस टैक्स। एक्टिविटी 2 टाइप में विभाजित है। पहला है क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और दूसरा है इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे लगता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, लगता है एक्साइज ड्यूटी, एंड
इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन एक्टिव पे लगता है कस्टम्स। परफेक्ट औरंगाबाद, वेरी गुड। कस्टम्स ड्यूटी, ओके। अभी ये फॉर्चूनेट है या अनफॉर्चूनेट ये तो आप ही को डिसाइड करना है, पर फ्रेंड्स हम लोग वैट भी पढ़ेंगे, सीएसटी भी पढ़ेंगे, सर्विस टैक्स भी पढ़ेंगे, एक्साइज भी पढ़ेंगे और कस्टम्स भी पढ़ेंगे। एंड ओवर एंड अबव दिस और एक चीज है, और एक चैप्टर है जो मैंने अपने एंड पे किया था सीए फाइनल में, नॉट एट आईपीसीसी बट जब मैं खुद फाइनल सीए में था तब मैंने किया था क्या, सेनवैट क्रेडिट। जब मैं आपकी ही तरह वहां पे था, व्हेन आई वाज एट द अदर एंड ऑफ द टेबल, क्या कर रहा था मैं, ठीक है, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स थे, वैट और सर्विस टैक्स। ओके, तो वो क्या है, ऐसा मत बोलिए कि मैं लकी हूं, इनफैक्ट बोलिए कि क्या आज आपको जो आईपीसीसी लेवल पे सिखाया जा रहा है मुझे सिखाया था सीए फाइनल पे। तो दिक्कत आ गई थी मुझे कभी आर्टिकलशिप में, तो आपको वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ऑलरेडी बेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्जेक्ट्स लाइक व्हाट, सर्विस टैक्स, एक्साइज एंड कस्टम्स। वो पहला साल तो मेरा वही निकल गया क्या, ये सब समझने में कि क्या है एग्जैक्टली, डेप्थ नहीं था जरा भी सर्विस टैक्स में भी। तो आपको काफी चीज जो मैंने फाइनल लेवल पे पढ़ा था आपको पढ़ना है कभी आईपीसीसी पे। तो डोंट वरी, अगर क्या है तेरा साथ है मेरे साथ तो फिर हम लोग जंग जीत जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू आईडीटी। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। इज दैट वेरी क्लियर? यस, ओके। तो अभी जैसे हम लोगों को पता चल गया है कि भाई टैक्स इज अ फी चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, गुड्स, सर्विस एंड एक्टिविटी। तो ये तो जान लिया हम लोगों ने कि ये सब चीजों पे क्या लगता है टैक्स, और कौन कलेक्ट करता है इसे, गवर्नमेंट। पर हम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि गवर्नमेंट ही ये टैक्स कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट को किसने पावर दिया है टू कलेक्ट ऑल दीज टैक्सेस? क्या कहीं लिखा है? यस, लिखा है। कहां लिखा है बताइए, लिखा है कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसे? भारत का संविधान। आर यू गेटिंग इट? यस। तो आज आपने ये स्कूल में सिविक्स चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, सिविक्स करके एक सब्जेक्ट था, वहां पे आपने पढ़ा था क्या, भारत का संविधान। तो आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्क्रीन कैसे चालू करना, स्क्रीन कैसे चालू करना? पीपीटी है, पीपीटी है अपना, पीपीटी दो पे। फ्रीज किया है उसने वहां से। Okay friends, now is that visible to you? Constitution of India, Article 246. Okay, सुनिए, Article 246 of Constitution of India, ठीक है, is divided into various lists, ठीक है। 3 लिस्ट में क्या है, ये विभाजित है। पहला है लिस्ट 1, दूसरा है लिस्ट 2 और तीसरा है लिस्ट 3। लिस्ट 1 टॉक्स अबाउट व्हाट, मैटर्स कंसर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए बोला भी क्या है उसे, यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट 2 टॉक्स अबाउट व्हाट, मैटर्स कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए बोला भी क्या है, स्टेट लिस्ट। और थर्ड क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, विच टॉक्स अबाउट मैटर्स कंसर्निंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स दीज लिस्ट आर फर्दर वेरियस डिवाइडेड इनटू व्हाट, वेरियस एंट्रीज। क्या है वो एंट्रीज, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, लिस्ट 1 के बारे में, ठीक है। लिस्ट 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। देखिए सबसे पहला है क्या, एंट्री नंबर 82 जो बात करता है क्या, इनकम टैक्स। क्या बोलता है, इनकम टैक्स। तो अभी आपको पता चला क्या कि आज जब ये इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं आप, तो भुगतान करना है किसको, मोदी को। यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन पावर देता है मोदी को कलेक्ट करने का, टू कलेक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम यू? कौन? यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या, लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82 वो पावर देता है किसको, वो पावर देता है मोदी को टू कलेक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम यू। पर फ्रेंड्स यहाँ पे दिलचस्प बात एक है कि आपने पढ़ा ही होगा क्या कि इनकम टैक्स लग जाता है पर एक इनकम में, और वो है क्या, एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो आज क्यों ये एक्सेप्शन बनाया गया है इनकम टैक्स में, बताइए। ओके लिसन,
ये एक्सेप्शन इसीलिए बनाया गया है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज एक आर्टिकल का क्या है, आर्टिकल 285 का एक क्या है आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो बताता है क्या कि जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक टैक्स लगा दिया है एक्टिविटी पे, उसी एक्टिविटी पे कौन नहीं लगा सकता है टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहां पे स्टेट ने हाथ मारा है वही एक्टिविटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ नहीं मार सकता, समझा। तो आज देखिए सामने आपके दिख रहा है एंट्री नंबर 46, आर यू गेटिंग इट, इन लिस्ट 2 क्या बोला है वहां पे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो आज अगर क्या हुआ है, किसान से अगर किसी को हफ्ता लेना है तो हफ्ता कौन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में से अभी डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर, तो वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, डीएफ देवेंद्र फडणवीस, तो उसी के पास पावर है टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द किसान, दैट इज फ्रॉम द फार्मर, आर यू गेटिंग इट। तो आज क्या हुआ है, आज एक्सेप्शन इसीलिए क्रिएट किया है किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में, कि भाई लगाइए आप जितना भी आमदनी कमा रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर विच विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर, तो फिर लगा दीजिए उस पे टैक्स, बट क्या किस पे नहीं लगाना, एग्रीकल्चर इनकम पे, क्योंकि वो इनकम पे टैक्स करने का पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए सेंटर ने हाथ नहीं लगाया और एक्सेप्शन क्रिएट किया है, और यही एनालॉजी हम लोग काफी बार देखेंगे, ओके, इन फॉलोइंग एग्जांपल्स। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एंट्री नंबर 83, क्या बोलता है एंट्री नंबर 83 के, कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो भी ड्यूटी लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम या एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसका भुगतान आपको कर देना इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को, किसको बताइए, मोदी को, क्योंकि लिखा कहां पे, लिस्ट 1 में। ओके देन एंट्री नंबर 84 टॉक्स अबाउट व्हाट, एक्साइज ड्यूटी, कि आज अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का गुनाह करता हूं तो उसका जुर्माना भी मुझे भरना पड़ेगा, और वो जुर्माना क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी, जो मुझे भुगतान करना है किसको, मोदी को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। पर देखिए वहां से गौर से देखिए क्या लिखा है, वहां पे लिखा है, देखिए क्या, दैट देयर इज एन एक्सेप्शन, कि भाई आज वहां पे, जस्ट अ सेक माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्शन ये है माय डियर फ्रेंड्स कि भाई अल्कोहल मेंट फॉर ओके, बेसिकली वहां पे लिखना है क्या, अल्कोहल मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो अल्कोहल मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे लग जाएगा क्या, एक्साइज ड्यूटी, पर वो लगाने का पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। देखिए इसीलिए सामने लिखा है एंट्री नंबर 51 में, देखिए क्या, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी सुनिए आप, क्या है, आप याद रखना अभी जब 31 दिसंबर को यू विल बूज, ओके, जब आप वो हाई फील कर रहे हो, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल, तब आप इतने इनडायरेक्ट टैक्स में आपको खो जाना चाहिए क्या, कि तभी आपको विचार ये आना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो मैंने बियर का बॉटल खरीदा है उस पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है कौन, एक्साइज ड्यूटी का, नॉट मोदी बट योर रेलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्टेट एक्साइज ड्यूटीज एक्ट, आर यू गेटिंग इट। तो आज यहाँ पे देखिए एंट्री नंबर 84 में भी एक्सेप्शन क्रिएट किया है, एक्सेप्शन क्रिएट किया है किस बात का, okay, yes, I will definitely increase my font size, okay. Okay, is that visible now? Okay, fine. तो देखिए आज क्या हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी जो लगता है किसमें माय डियर फ्रेंड्स, एक्साइज ड्यूटी जो लगता है, ठीक है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पे एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया किसमें, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में, जहां पे कलेक्ट करता है एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी उस पे लगा देगा क्या, एक्साइज ड्यूटी, पर एक्साइज ड्यूटी किस पे नहीं लगाएगा, वो अल्कोहल मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्यों, क्योंकि लग जाएगा किस पे, वो एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जहां स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ मारा है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ
नहीं मार पाएगा। ये सेकेंड एनालॉजी है अपना। ओके, एंड नेक्स्ट है क्या, एंट्री नंबर 92A विच टॉक्स अबाउट CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यानी अगर आपने क्या किया है, आपने किया है सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, यानी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने क्या किया है, आपने जयपुर से सेल किया है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स का आदान प्रदान हुआ है। क्या हुआ है, आदान प्रदान, यानी सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। तो आज क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला है कि भाई CST कलेक्ट करने का पावर किसको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, यानी श्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिसकी इन्होंने रचना की थी, हु वाज देन द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने पावर दिया किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और वहां पे भी एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है, बोला है क्या कि भाई CST लग जाएगा बट एक्सेप्ट ऑन वन थिंग एंड दैट इज व्हाट, इंट्रा स्टेट सेल्स। क्योंकि इंट्रा स्टेट सेल्स यानी कि सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट पे लगेगा किसको टैक्स, किसको देना है ये टैक्स, देना है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि लिखा है वो कहाँ पे, एंट्री नंबर 54। कैन यू अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट। तो दैट इज द केस। तो जहां पे SG ने हाथ मारा, CG हाथ नहीं मारेगा, वो एनालॉजी यहाँ पे भी क्या होता है, हेंस प्रूव होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है द लास्ट एंट्री दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड दैट इज व्हाट, एंट्री नंबर 97, जिसे बोलते हैं क्या, रेसिड्यूअरी एंट्री। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रेसिड्यूअरी एंट्री। अभी ये एंट्री जो है, ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला गया था बाय श्री बाबा साहेब अम्बेडकर। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर एक तो बात जानते ही थे मेरे बंधु, क्या, एक बात जानते थे कि ही कैन नॉट फोरसी इंडिया 50 इयर्स डाउन द लाइन, कि आज भारत का इकोनॉमी, भारत का जो GDP है वो कैसे ड्राइव होगा 50 इयर्स डाउन द लाइन, वो उन्हें नहीं पता था, वो फोरसी नहीं कर पा रहे थे इतना। तो उन्होंने बोला कल उठ के कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी इमर्ज हो जाए जिससे मोर देन क्या 50% ऑफ द GDP इज बीन ड्रिवन। और वो एंट्री मैंने कवर अगर नहीं किया है ऊपर वन से एंट्री नंबर 1 से लेके एंट्री नंबर 96 तक, तो फिर एक मौका तो देना चाहिए मुझे गवर्नमेंट को, क्या, एक मौका तो देना चाहिए कि आप वो चीज पे टैक्स लगा पाए। और इसीलिए ये क्या है, ये एक ऐसा एंट्री है, एंट्री नंबर 97, जिसमें लिखा है क्या, दैट ऑल द मैटर्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यानी नॉट कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबव लिस्ट्स। तो फिर क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे, एंट्री नंबर 97 पे। और याद रखना, ये जो पावर दिया है, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, वो दिया है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। आर यू गेटिंग इट? क्या आप इसका राज जानना चाहेंगे कि क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स किया है गवर्नमेंट ने, क्यों किया है ये? ठीक है, आज क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया? उसका रीजन ये है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इंडिया is a federal structure with a unitary bias। सर क्या हुआ इसका मतलब? तो सुनिए, आज थोड़ा एक शॉर्ट ब्रीफ मैं देना चाहता हूं आपको, हाउ द गवर्नमेंट्स वर्क इन ग्लोबल अरीना। ठीक है, आज ये जो गवर्नमेंट्स है, ठीक है, इंडिया में और इंडिया से बाहर किस स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो देर आर 3 स्ट्रक्चर्स इन विच द गवर्नमेंट्स वर्क। पहला है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है भाई, दोनों, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं, यानी दोनों के पास क्या है, पावर है टू कलेक्ट टैक्सेस, और दोनों के पास क्या है, पावर है टू एडमिनिस्टर द ज्यूरिसडिक्शन। क्लासिक एग्जाम्पल इज इंडिया, जहां पे एक साइड मोदी को भी क्या है, हम लोग मोदी भी हमको गवर्न करता है, और एक साइड देवेंद्र फडणवीस। राजस्थान है तो क्या है वसुंधरा राजे। गुजरात है आपका तो क्या है, आनंदीबेन पटेल। आर यू गेटिंग इट? तो ये सब केस है जहां पे क्या, 2 गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है क्या, स्टेट गवर्नमेंट। और अपना ही एक ऐसा एग्जाम्पल फेडरल स्ट्रक्चर का, ठीक है, कहां देखा जाता है, यूएस में, यूएसए। तो यूएसए में क्या है, जैसे इंडिया डिवाइडेड है इन 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, वो डिवाइडेड अंडर 50 स्टेट्स। तो वहां पे भी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वहां पे भी क्या है, दो गवर्नमेंट्स होती है, एक है ओबामा जस्ट लाइक मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा क्या है जो 50 स्टेट्स में विभाजित है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो स्टेट्स बोला जाता है वो क्या है, स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आज वो जो स्टेट है क्या है, न्यू जर्सी है, जो बोलते हैं क्या, न्यू जर्सी को बोलते हैं क्या, ऐसे ही बोला जाता है कि वो अब इंडिया का ही पार्ट है,
क्योंकि आधा इंडिया स्पेशली द पटेल कम्युनिटी व्हाट रिसाइड्स देयर। तो आप जाओगे तो ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही फीलिंग आएगा, यूएसए में नहीं हो आप, कहाँ पे हो आप इंडिया में ही हो। फिर है अपना कैलिफोर्निया, फिर है अपना क्या, फिर है अपना लेट्स से फॉर एग्जांपल बॉस्टन। तो ये सब क्या है, स्टेट्स है, क्या है, स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका एक गवर्नर होता है, जैसे अपना कैसे चीफ मिनिस्टर होता है, वहां पे गवर्नर होता है, और दूसरा अथॉरिटी जो उनको गवर्न करता है वो क्या होता है, ओबामा। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है, जहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, दूसरा होता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? परफेक्ट। अच्छा, दूसरा होता है क्या, दूसरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है यूनिटरी, यानी वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इज दैट वेरी क्लियर? क्लासिक एग्जाम्पल इज यूके। यूके फ्रेंड्स, यूके इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंग्लैंड। हम पे राज किया था यूके ने नहीं, हम पे राज किया था किसने, ब्रिटिशर्स ने, जिसको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इंग्लैंड के साथ। तो यूके कंप्राइजेस ऑफ 2-3 नेशंस, ओके, जैसे क्या है, जैसे नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स, आर यू गेटिंग इट, और स्कॉटलैंड। ये 4 देशों से बनता है क्या, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड दोनों का आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। हम पे राज किया इंग्लैंड ने और ना कि किसने, यूके ने। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इल्जाम नहीं लगा सकते स्कॉटलैंड, वेल्स पे और नॉर्थ आयरलैंड पे कि उन्होंने भी क्या किया था, हमको कॉलोनी बनाया था। नहीं, हमको कॉलोनाइज किया था किसने, इंग्लैंड ने। तो ये क्लैरिटी होना चाहिए आपको लाइफ में, समझा, दैट यूके इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट, इंग्लैंड। ओके, तो वहां पे भी क्या है, वहां पे भी एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, माने सिर्फ मोदी ही होगा, कोई और नहीं होगा, समझा। तो वो है क्या, अ गवर्नमेंट विच इज फंक्शनिंग इन द यूनिटरी नेचर। एंड थर्ड पार्ट इज मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, वहां पे किंग का रूल चलता है। क्लासिक एग्जांपल ऑल मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो आप जब गूगल करेंगे सऊदी अरेबिया, तो वहां पे सऊदी अरेबिया नहीं आएगा, वहां पे आएगा क्या, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। क्यों, क्योंकि दैट किंगडम इज रूल्ड बाय अ किंग, जिसका जो क्या है, एक शेख है, समझा। और जो शेख बोलेगा, जो किंग बोलेगा, उसे ही माना जाएगा क्या, पत्थर की लकीर, क्योंकि वो जो बोला वो ही क्या है, द लॉ ऑफ द लैंड, समझा। तो दैट इज द केस, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, समझा। दैट इज द केस माय डियर फ्रेंड्स। तो एक होता है क्या, फेडरल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है क्या, यूनिटरी, और तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है अपना मोनार्की। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? परफेक्ट। ओके, तो अभी हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ना माय डियर फ्रेंड्स, जब बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब इंडिया, ठीक है, वैसे ही माना जाता है क्या, फेमस है किसके लिए, कॉपी पेस्ट के लिए। तो बस बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 65 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करके बनाया है, जिसमें से मैक्सिमम इंस्पिरेशन हम लोगों ने लिया किससे, सबसे पहले तो यूके से, क्योंकि इतने साल तक हम लोग उसी के अंडर जिए हैं, तो वहां से तो इंस्पिरेशन लेना बनता ही है। ठीक है, तो वहां से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट के सुप्रीम अथॉरिटी का। एंड सेकेंड, हम लोगों ने मैक्सिमम इंस्पिरेशन लिया है किससे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल स्ट्रक्चर अपना आता है कहां से, यूएस से, और फेडरल स्ट्रक्चर विद द यूनिटरी बायस आता है कहां से, यूके से। तो वहां से हम लोगों ने उठाया, समझा। तो इस तरह से, जैसे क्या है, जैसे इंडिया का एक स्टेपल फूड है, स्पेशली मुंबई का, क्या बोलते हैं उसे, भेलपुरी, कि भाई क्या है, सब क्या कर दो आप, डाल दो और फिर खाओ आप। ठीक है, तो वही क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ भेलपुरी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस एंड यूके का। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द केस। तो इंडिया ना ही क्या है, इंडिया ना ही है क्या है, यूनिटरी है, ना ही फेडरल स्टेट है, समझा। वहां पे भी क्या होता है पता है, यूएस में एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, वहां पे आपको 2 बार इनकम टैक्स पे करना होता है। एक फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क के गवर्नर को, और दूसरा ओबामा की गवर्नमेंट को। पर फिर आप जब बूढ़े हो जाते हैं तब आपके पेंशन बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, रिटायर बेनिफिट्स भी जो होते हैं वो भी 2 एंड से आते हैं। ठीक है, एक आता है कहां से, एक आता है आपके गवर्नर के एंड से और दूसरा ओबामा के एंड से। आई गेटिंग इट? पर वैसा इंडिया में नहीं है, समझा। तो केस ये बनता है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद अ यूनिटरी बायस। और वो यूनिटरी बायस का मतलब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे सबसे पावरफुल कौन होगा, सबसे पावरफुल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दिया है किसने माय डियर फ्रेंड्स,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कि आपके पास पावर है टू मेक एनी लॉ विच यू थिंक हैज लेड टू एन एक्सटेंट कि अब टाइम आ चुका है उस पर टैक्स लगाने का। तो बस वही हुआ 1994 में जब मनमोहन सिंह आए थे, देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे बोला जाता है उनके लिए, ही वॉज द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बट द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये केस बन जाता है वहां पे। तो वहां पे क्या हुआ था 1994 में, उनको सर्विस टैक्स लाना था इंडायरेक्ट टैक्स में, और वो लाए, 3 सर्विसेज पे चार्ज भी किया सर्विस टैक्स, तभी रेट था 5%, नॉट 14.5। कि जब स्टार्टिंग में आप लाते हो तो ऐसा नहीं सीधा 14% ही चार्ज कर दिया, पहले कम रेट डालना पड़ता है। तो उन्होंने सहारा लिया एंट्री नंबर 97 का, बिकॉज सर्विस टैक्स वॉज नॉट कवर्ड इन लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, इसलिए एंट्री नंबर 97 के थ्रू लाए वो क्या, सर्विस टैक्स। ओके, और सेकंड क्या था, ईसी एंड एसएचईसी, एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, वो उन लोगों ने मिड 2000 में वो लोग जनरली लाए क्या, ईसी एंड एसएचईसी। अच्छा फ्रेंड्स, अभी ये सुनिए, यहाँ पे एक बहुत गौर करने वाली बात है, और ये है कि भाई एंट्री नंबर 97 में जो भी टैक्सेस लाते हैं, ठीक है, वहां पे उनका कोई अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप? तो सुनिए, आज इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या तो आप असेसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हो या तो इनकम टैक्स ऑफिसर को, ठीक है। सेकंड है क्या, सेकंड है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपॉइंट करते हो सीईओ, नहीं बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर है। एंड थर्ड, कस्टम अगर कलेक्ट करना है तो फिर आप अपॉइंट करते हो किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। तो ये केस बन जाता है। तो अभी सर्विस टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग से कोई सर्विस टैक्स ऑफिसर को नहीं जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी दी गई है किसको? जिम्मेदारी दी गई है सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को, कि मिस्टर सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, आप सिर्फ एक्साइज ही कलेक्ट ना कीजिए, आप एक्साइज के साथ साथ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, और वो है क्या, सर्विस टैक्स कलेक्ट करना। तो याद रखना, जब भी एंट्री नंबर 97 के थ्रू कोई भी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं बनेगा। वही केस बनता है किसके लिए, ईसी और एसएचईसी के लिए। अरे आपको पता ही होगा, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन तो किया ही होगा आपने काफी हद तक। अरे यस, तो आज वहां पे क्या हो जाता है, आज वहां पे हो जाता है क्या, ईसी एंड एसएचईसी लग जाता है ऑन द टैक्स अमाउंट एंड नॉट ऑन द टैक्सेबल अमाउंट। यानी कि क्या, फॉर एग्जाम्पल आज अगर क्या हो जाता है, मेरा टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, कितना है वो, ठीक है, टैक्सेबल इनकम है कितना, 1 लाख। तो फिर उस पे इनकम टैक्स लगेगा कितना, 30% के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कंपनी है तो फ्लैट रेट, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30% है। ओके, तो 1 लाख का 30% लग गया कितना बेटा, 30,000। तो ये तो सिर्फ किसकी बात हुई मेरे बंधु, ये तो बात हुई किसकी, इनकम टैक्स की, ठीक है। ओके, फुल स्क्रीन प्लीज। ओके, नथिंग इज विजिबल, ठीक है, पीपीटी निकाल दो। ओके, ठीक है। सैफ, अच्छा फुल स्क्रीन बोल रहे तो फुल स्क्रीन कर दूं ना। ओके, परफेक्ट। ओके, या आई गेट इट। ओके, बच्चे, एक रिक्वेस्ट है आपको, मैं पहली दफा यह वीसैट का लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूं, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू। ओके, तो एक आध दिन आप बस मुझे टॉलरेट कर दीजिएगा, ओके, बिकॉज वो सेटिंग लगाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आई विल गेट यूज टू इट आफ्टर द फर्स्ट लेक्चर, और कल से क्या हो जाएगा, आई विल बी बैक टू नॉर्मल। सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। थैंक यू जूनागढ़, थैंक यू वडोदरा फॉर रिप्लाइंग इन अफर्मेशन, थैंक्स अ लॉट। ओके, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इनकम टैक्स ये है 30,000, ईसी लग जाता है उस पे, क्या ईसी आपको पता ही होगा क्या है, 2%। तो आज क्या वो 2% 1 लाख पे लगेगा, आंसर इज नो, लग जाएगा किस पे, 30,000 पे, और वो कितना होगा 600। और एसएचईसी जो है अपना, ठीक है, वो भी क्या है एट द रेट 1%, तो वो लग जाएगा 300 पे, एंड दैट मेक्स इट टू व्हाट 30,900।
तो आज ईसी और एसईसीसी लगता पहले किस पे है, टैक्स अमाउंट पे, और ना कि टैक्सेबल अमाउंट पे। आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज द केस। तो आज यहाँ पे देखिए इसका कोई अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि भाई क्या है, एजुकेशन सेस ऑफिसर या सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस ऑफिसर, कोई अलग से अथॉरिटी यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट नहीं किया गया है। बोला क्या, अच्छा इनकम टैक्स, मिस्टर इनकम टैक्स ऑफिसर, मिस्टर असेसिंग ऑफिसर, आपका काम क्या है, आपका काम है टू कलेक्ट इनकम टैक्स। तो साथ साथ में क्या कीजिए, ईसी और एसएचईसी भी क्या कर दीजिए, उठा दीजिए। समझा? वो भी कलेक्ट करने का क्या है, वो भी कलेक्ट करने का जिम्मेवारी आपका ही है। ओके, वैसे ही क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स, एक्साइज में और सर्विस टैक्स में भी पहले ईसी और एसएचईसी लग जाता था। रेट क्या होता था, 12%। तो फॉर एग्जांपल आज आपका फीस है कितना, लेट्स से 1 लाख रुपीस, तो सर्विस टैक्स लगता था पहले कितना, एट द रेट 12%। तो 12,000 क्या है, 12,000 है सर्विस टैक्स का अमाउंट, और उस पर लगता था क्या, ईसी एट द रेट 2%। तो बताइए अभी जो 2% है वो 12,000 पे लगेगा या 1 लाख पे? आंसर इज 12,000। यस, परफेक्ट। तो आज क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा आंसर क्या, 240, और यहाँ पे एसएचईसी हो जाएगा एट द रेट 1%, दैट विल मेक इट टू 120। तो परफेक्ट। तो आज क्या हो जाएगा, 12,360 विल बी द टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी बोला क्या गया, बोला गया ये कि भाई मिस्टर सर्विस टैक्स, ओके, सर्विस टैक्स कलेक्ट कौन करता है, सीईओ। सीईओ कलेक्ट करता है, तो सीईओ को बोला क्या कि ठीक है आप सर्विस टैक्स तो कलेक्ट कीजिए, पर साथ साथ में ईसी और एसएचईसी भी क्या कर दीजिए, कलेक्ट कर दीजिए। और वही सेम केस होता है यहाँ पे क्या, एक्साइज का। पर सर्विस टैक्स हटा के नाम कर दूंगा क्या मैं, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का भी रेट पहले क्या था, 12%। तो मैन्युफैक्चरिंग की है, एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करना पड़ेगा कितने पे, 12% पे। तो वहां पे उसको भी बोला क्या कि भाई एक्साइज कलेक्ट करा, साथ साथ में ईसी और एसईसीसी भी कलेक्ट कर दे, पीरियड। आर यू गेटिंग इट? परफेक्ट। तो बस वो केस हो रहा था यहाँ पे। तो बस यहाँ पे मैंने मेरा पॉइंट प्रूव कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, क्या कि अलग से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं है सर्विस टैक्स का और ईसी और एसएचईसी का। परफेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ओके, लेट्स गो एंड रैप अप क्विकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, लिस्ट 2 पे आ जाते हैं। पहला लिस्ट तो हम लोगों ने बात कर ली है, एंट्री नंबर 46 क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। एक सेकेंड जरा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके, सेकेंड हम लोगों ने बात कर दी एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। थर्ड बात कर दी हमने वैट के बारे में, क्या, एंट्री नंबर 54। और फोर्थ क्या है, एंट्री नंबर 62, जो क्या है, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स या लॉटरी टैक्स। तो आज अभी से याद रखना, आपका ये उत्तरदायित्व है क्या कि आप जीते जागते सोते बैठते इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स का नाम जपेंगे। तो आज जब आप क्या करेंगे, मूवी देखेंगे, तो मूवी सिर्फ मूवी नहीं देखेंगे आप देखेंगे क्या, मूवी का टिकट। तो मूवी का टिकट जब आप देख रहे होंगे तब देखिए क्या वहां पे लिखा होगा एंटरटेनमेंट टैक्स। ऐसा तो अच्छे थिएटर में जाना, ऐसा नहीं कोई भी थिएटर, समझा? तो ऐसे आलतू फालतू थिएटर में मत जाना, अच्छे थिएटर में जाना, जैसे क्या है आइनॉक्स है, ठीक है। तो आज क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा, वहां पे लग जाएगा क्या, एंटरटेनमेंट टैक्स। क्या लग जाएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स। और वो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है अराउंड 45 to 50%। तो आज जब आप बोलते हो क्या जब आप पीवीआर में जाते हैं तो आप 200 रुपए का टिकट देते हैं, तो आप कोसते हैं पीवीआर को कि पीवीआर आपका टिकट 200 रुपए का, ऐसा क्या सर्विस देते हैं आप? तो नहीं, पीवीआर को दोष मत दीजिए आप, क्योंकि वहां पे 45 to 50% यानी ऑलमोस्ट 90 to 100 रुपीज गोज टू होम, गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो आज देखिए आपको फीलिंग भी आया होगा काफी बार, जब काफी सारी मूवीज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट दिस मूवी हैज बिकम व्हाट, टैक्स फ्री। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ है कि ये इनकम टैक्स फ्री है, समझा? इनकम टैक्स तो भरेगा ही कौन, वहां का प्रोड्यूसर जो अर्न कर रहा है वो मूवी बेच के। पर यहाँ पे टैक्स फ्री है, क्या टैक्स फ्री है, एंटरटेनमेंट टैक्स से, समझा? तो आज क्या हो जाएगा, आज क्या, यस नीरजा बोला है कि यस नीरजा इज टैक्स फ्री इन महाराष्ट्र। तो आज क्या हो जाएगा, नीरजा का एक एग्जांपल है। दूसरा क्लासिक एग्जांपल है क्या, हॉलीडे, यह है अपना रंग दे बसंती, नहीं सॉरी, रंग दे बसंती नहीं, भाग मिल्खा भाग। तो ये सब मूवीज जो जनरली क्या होती है, देशभक्ति पे होती है या स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई होती है,
या किसी की लाइफ की सैक्रिफाइस के बारे में बताया जाता है कि बहुत बड़ा उन्होंने महान काम किया है, तो फिर उस पे लग जाएगा क्या, उस पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंटरटेनमेंट टैक्स। और फिर देखिए, आप फिर मूवी जाने देखिए आपको पीवीआर का रात का 10 बजे का शो भी आएगा कितने में, नॉट मोर देन 70 to 100 रुपीज। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स ही क्या हो गया है, एग्जेम्प्ट हो चुका है, एंड देयर बाय आपका टिकट का कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाता है, आपको एग्जैक्टली तब वो फीलिंग आता है कि टिकट का भाव इतना कम क्यों हो गया। तो अभी आपके पास आंसर है क्या, कि एंटरटेनमेंट टैक्स वहां पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है, वो स्टेट ने, टू एनकरेज people from seeing that movie. Are you getting it? So that is the case my dear friends. Okay, तो आज entertainment tax वहां पे लगता है, ठीक है। सेकेंड है लग्जरी टैक्स। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई अच्छी होटल में जाना, ऐसा नहीं होटल डिसेंट में, ओके, जाना है आपको कहाँ पे, अच्छी होटल में, तो वहां पे डेफिनेटली आपको मिलेगा क्या, लग्जरी टैक्स। तो वो लग्जरी टैक्स लगता है जब आप क्या करते हो, आप जाते हो कोई होटल में और रुकते हो वहां पे, तब लग जाता है लग्जरी टैक्स माय डियर फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज व्हाट, लॉटरी टैक्स। लॉटरी भी है, बहुत ही अचंभित मत होइए आप, ठीक है, आश्चर्यचकित मत होइए। यस, लॉटरी इज समथिंग विच इज डन बाय द स्टेट, और इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कहां पे, सर्विस टैक्स में। और मैं बकायदा आपको, ठीक है, लॉटरी टिकट ही दिखाऊंगा जो मैंने परचेज किया है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई परचेज वो इंटेंशन से नहीं किया था कि मुझे लॉटरी लग जाए। पैसा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, पैसा वही पचता है जो क्या मेहनत से कमाया हो, खून पसीने से कमाया हो, ठीक है, वो नहीं जो ऐसे ही क्या मिल जाए। हमेशा पचता है क्या, हमेशा पचता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और ना कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आपका डीटी चल रहा है, इसीलिए मैं आपको उसी भाषा में क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट। ओके, सो दैट इज द केस। वो एंट्री नंबर 82 में लग जाता है माय डियर फ्रेंड्स, एंड देयर बाय क्या हो जाता है, देयर बाय लग जाता है उस पे टैक्स, और वो कलेक्ट करता है कौन, कलेक्ट करता है स्टेट। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कम टू व्हाट, लेट अस कम टू लिस्ट नंबर 3, जहां पे बोला है क्या, बोला गया है, यस, मैं नोट्स लिखा दूंगा तो उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। नोट्स पहुंच ही रही है आपको, 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। तो ये जो भी मैंने आपको क्या, ये आपको दिखा रहा हूं मैं पीपीटी में, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी होगा, आपको पहुंच जाएगा। जस्ट गिव मी अ डे और 2, ठीक है। ओके, तो लिस्ट 3 में बस बात की है किसकी, मैटर्स कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पर यहां पे बात होती है जनरली किसकी, क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी, ये यहाँ पे आ जाता है लिस्ट 3 में। और फॉरेस्ट लॉज है तो वो लिस्ट 3 में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मोर डिटेल में मैं बात एक ही चीज का करूंगा, क्योंकि इसका एक प्रश्न आपको पूछा गया प्रैक्टिस मैनुअल में। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे, चालू, ओके, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तब हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल इंस्टीट्यूट का खत्म कर देंगे, जो भी आपके सम्स है स्टडी मटेरियल में वो कवर कर देंगे। आपके लास्ट ईयर के 2 अटेम्प्ट के पेपर्स भी मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा, और क्या हो जाएगा, और आपका जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल आरटीपी जो आता है आपको, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ठीक है, वो भी मैं आपके एक क्लास में ही करवा दूंगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। सिर्फ आप फोकस कीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है डेली बेसिस पे आप पढ़ लीजिए, और क्या कर दीजिए, उसका रिवाइज करके कल आप आ जाइए। तो उतना मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि आपका जो कवरेज है, ठीक है, वो इतना ऑप्टिमम होगा कि आपको पेपर में उसके बाद कुछ भी दिखेगा नहीं। ऐसा ही फीलिंग आएगा क्या, कि करण सर ने क्या किया, ये पढ़ा दिया है। तो रिमेंबर दैट, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज याद रखना, स्टूडेंट भी कभी सर था, समझा। और मैं भी कहाँ था, मैं भी आपके ही शूज में बैठा था, मैं आपके ही साइड पे बैठा था। तो मुझे पता है एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक स्टूडेंट की टीचर से सीए के कोर्स में। तो डोंट वरी अबाउट दैट, परफेक्ट, दैट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो अभी लास्ट में बात करूंगा क्या, लिस्ट 3 में एक बात हमेशा याद रखना क्या, दैट देयर इज नो मैटर विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन दैट इज लिस्टेड हियर। तो लिस्ट 3 में काफी सारे बातें हैं, पर एक बात नहीं है, और वो है क्या, मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो एक चीज हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आपको पीएम में क्वेश्चन है, पीएम में क्वेश्चन क्या है कि भाई इन लिस्ट 3
laws are being formulated by central government and state government with respect to taxation. देखिए आज ये जो वर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, ठीक है, वो आ गया है, तो बताइए ट्रू है या फॉल्स, बताइए आप बताइए। तो है क्या फॉल्स, परफेक्ट। यूके क्या हो गया है, पीछे वर्ड अंकित लिख दिया है क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, जबकि टैक्सेशन का कोई हेड ही नहीं है किसमें, लिस्ट 3 में, ठीक है। अगर वो नहीं लिखा होता तो फिर क्या ट्रू हो जाता, क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा होता क्या, that CG and SG can formulate laws in list 3 together. Yes, it can, but not with respect to taxation. That should be a very clear perspective in your mind. Is that very clear? Okay, I have got response from Mathura and Vadodara. Okay, very good, very good. Please keep interacting so that I can get a heck of what I'm teaching. Okay, वरना ऐसा ही फीलिंग आएगा कि भाई एक पागल आदमी क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है लगातार 3 घंटे तक। ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए मुझे, ठीक है, क्योंकि क्या चाहिए एक इंसान को, ठीक है, दूसरे इंसान का सहारा चाहिए, तो वही मैं आपसे मांग रहा हूं। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, वडोदरा इज राइटिंग व्हाट, वडोदरा इज राइटिंग लॉल। ओके, तो आज ये व्हाट्सएप का जो जनरेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही की जनरेशन से बिलोंग करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बाप दादा की जमाने से बिलोंग करता हूं, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, लिसन नाउ, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मुझे ये शेयर करनी है। देखिए क्या है वो, नीचे देखिए आप, नीचे, यस, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन रिलेशन टू मैटर्स कवर्ड अंडर स्टेट लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज। आज सुनिए, देखिए, ये कमेंट करने से पहले सुनिए, मुझे बताइए, एक बात तो बहुत क्लियर है, क्या है क्लियर, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वैट है, यानी कि सेल हो रहा है विद इन द स्टेट, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे वैट का भुगतान करना है डीलर को, यानी फॉर एग्जांपल मैं हूं कौन, सेलर, ठीक है, आप है कौन, आप है कौन, आप है बायर। तो आज मैं हूं कहां पे, मुंबई में, और एक पूना करके शहर है मुंबई में, सॉरी महाराष्ट्र में ही, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुंबई से गुड्स सेल कर रहा हूं पूना, तो द सेलर इज इन मुंबई, द बायर इज इन पूना, तो आज क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट हो रहा है, तो आज चार्ज करेगा सेलर बायर को क्या, 1000 रुपीज प्लस वैट एट द रेट 5%, यानी 50 रुपया, तो 1050 रुपए का बिल भेज देगा सेलर बायर को, चेक भेजेगा बायर सेलर को कितने का, 1050 का, जिसमें से 1000 अपनी जेब में, 50 रुपया जो है, ठीक है, भुगतान करेगा वो सेलर किसको, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट यानी डीएफ को। इज दैट वेरी क्लियर? यस। नाउ लिसन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात बहुत ही सिंपल है कि जो भी टैक्स लिस्ट 2 में अंकित है वो टैक्स जाएगा स्टेट को, ठीक है, जो भी लिस्ट 1 में, वो जाएगा कहां पे, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी बताइए मुझे ये बात, अभी मुझे एक बात बताइए, हाँ बात बताइए मुझे, एक बात ये कि भाई यूनियन टेरिटरीज में फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं सब मोह माया छोड़ के जा रहा हूं कहां पे, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जिसका वो कैपिटल है, मैं पोर्ट ब्लेयर में ही क्या किया, मैंने एक बंदे को गुड्स बेच दिया है, लेट्स से गारमेंट्स बेच दिए मैंने, टीचिंग भी छोड़ दिया है मैंने, मैं कर रहा हूं क्या, अभी अपना गुजारा कर रहा हूं रेडीमेड गारमेंट्स बेच के, तो मैंने किया है क्या, पोर्ट ब्लेयर में ही मैंने किसी और इंसान को क्या कर दिया, गुड्स बेच दिया है, तो नाउ देयर इज सेल ऑफ गुड्स, यस, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हैपेंड फ्रॉम व्हाट, सेलर टू बायर, एंड दैट इज व्हाट, विद इन द यूनियन टेरिटरी। तो अभी बताइए मुझे, यहां पे जो वैट लगेगा वो पक्की बात है, पर वैट जाएगा किसको, क्या वो स्टेट है, क्या वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, क्या वो कलेक्ट करेगा, यस, भिवंडी, औरंगाबाद, उज्जैन, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं आप, कलेक्ट करेगा कौन, कलेक्ट करेगा सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका क्या है, निर्णय है। क्यों सर, क्यों, अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं क्यों, तो आप बताएंगे सर आपने ही बोला, क्या है नाम, इट इज यूनियन टेरिटरीज, यानी क्या, यूनियन का मतलब ही होता है सेंट्रल, जहां पे क्या है, किसका जुरिस्डिक्शन है, वो मोदी का, तो मोदी कलेक्ट करेगा वैट। अच्छा ठीक है, लिसन नाउ, यस लिसन नाउ माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन है दिल्ली में, कौन है बताइए, दिल्ली में कौन है, मोदी का आदमी है, हु इज द चीफ मिनिस्टर,
इन दिल्ली? केजरू, यस, केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर। 36 का आंकड़ा है उसका और किसका? मोदी का। तो वहां पे वो भी क्या है? दिल्ली आपके जानकारी के लिए क्या है वो? यूनियन टेरिटरी। पता ही है आपको, AK-67। क्या बात है, उज्जैन। ओके, तो नाउ दिल्ली में अगर आपने क्या किया है, अगर आपने दिल्ली में फॉर एग्जांपल चांदनी चौक से कैनॉट प्लेस गुड्स सेल किया है, तो वहां पे आपको जो वैट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा केजरी को और ना कि मोदी को। तो फिर ऐसा क्यों हुआ है माय डियर फ्रेंड्स? अभी आपने कंक्लूजन किया क्या कि यूनियन टेरिटरीज में टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट, वहां का जो होगा प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट बोला जाता है कौन? गवर्नर। ठीक है, आपने बोला क्या है, वहां पे टैक्स कलेक्ट करेगा कौन? मोदी, नॉट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। मोदी कलेक्ट करेगा बिकॉज यूनियन टेरिटरी है। तो आज क्या हो गया है, क्यों ऐसा है कि दिल्ली में क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है? केजरीवाल है। यस, तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के पास पावर है टू गिव व्हाट? पार्टली और फुल स्टेटहुड टू एनी यूनियन टेरिटरी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, और वो ही पार्लियामेंट ने दिया है दिल्ली को। और दूसरा स्टेट कौन सा है पता है आपको? पुदुचेरी। दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेटहुड दिया, यानी कि जिसका चीफ मिनिस्टर होगा, वो होगा कौन? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के अंदर भी आप क्या कर रहे हो? सील का आदान प्रदान कर रहे हो, तो फिर लग जाएगा क्या वहां पे वैट, और वो वैट देना पड़ेगा मोदी को नहीं, वहां के चीफ मिनिस्टर को। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ये हमेशा याद रखना कि भाई मोदी कलेक्ट कर पाएगा वैट विच इज एन आइटम इन लिस्ट 2, और वो लिस्ट 2 क्या है? स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में होने के बावजूद कलेक्ट कर पाएगा वो टैक्स कौन? मोदी, इन यूनियन टेरिटरीज, बट ओनली इन 5 यूनियन टेरिटरीज। और क्या है एक्सेप्शन? एकदम सही बोला आपने, यस, दिल्ली एंड पुदुचेरी। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये मैं ऐसे ही फालतू डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल में क्या है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में ये सब चीजें अंकित है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। मेरा जो भी डिस्कशन होगा ऐसे नहीं कि आई एम ट्राइंग टू शो ऑफ माई नॉलेज, ठीक है, वो तो करूंगा ही कभी कभार, ओके, पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम द डिस्कशन विल बी वेरी रेलेवेंट, ओके, एंड इट विल बी डेफिनेटली विद द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है? ओके, सो नाउ जस्ट 2 थिंग्स टू रिमेंबर। क्या है? सबसे पहला कि भाई लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ठीक है, उसमें मैटर्स कंसर्निंग टैक्सेशन नहीं आएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट कर पाएगा जो लिस्ट 2 में अंकित है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में, पर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? 5 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, that will be the case, and that will be the discussion with respect to what? With respect to your Constitution of India. ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन को और मजबूत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और देखते हैं क्या, when does a bill become an act? When does a bill become an act? Okay, listen. तो आज देखिए, when does a bill become an act? तो देखिए, बिल एक्ट कब बन जाता है? जब क्या हो जाता है? जब सबसे पहले वो पास होता है कहां पे? लोकसभा में, यस, फिर राज्यसभा में, और फिर कहां पे? प्रेसिडेंट का साइन वहां पे लगता है, यानी कि किसका? प्रणब दा का, यस, प्रणब दा का साइन चाहिए, तब जाके वो बिल बन जाएगा क्या? एक्ट। क्या बन जाएगा? एक्ट। सेफ, एसी ऑन कर, एसी ऑन कर, ओके। ओके, लिसन, तो जैसे ही बन जाता है बिल एक्ट, वो हो जाता है क्या? एनफोर्सिएबल। और एक बार वो क्या हो गया? एनफोर्सिएबल हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? पत्थर की लकीर माना जाएगा। समझा? तो आज याद रखना, नेवर यूज द वर्ड इंटरचेंजेबली, बिल टू एन एक्ट। आई गेटिंग इट? जब मैं आईपीसीसी में था कंपनीज बिल 2013, पर आज जब मैं प्रोफेसर बन चुका हूं, ठीक है क्या वो? है क्या वो? कंपनीज एक्ट 2013। और इसीलिए आज जब आप आईपीसीसी में हो, आप पढ़ रहे हो कंपनीज एक्ट 2013 और ना कि कंपनीज एक्ट 1956।
6। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट, ओके। तो बस इस तरह से बनता है एक बिल, एक एक्ट। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज व्हाट? द लीगल स्ट्रक्चर। ओके, द लीगल स्ट्रक्चर दैट इज प्रेवेलेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में किस तरह, इंडिया जो एक डेमोक्रेसी है उसमें किस तरह से, ठीक है, लॉ बनाया जाता है। ठीक है, यानी हु आर द मेकर्स ऑफ लॉ। सेकेंड, हु आर द पीपल हु हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द लॉ। लॉ बनाना एक बात होती है, पर क्या वो लॉ बनने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एक डिफरेंट बॉल गेम है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो लॉ एग्जीक्यूट कौन करता है आज की तारीख में? तो हु आर द एग्जीक्यूटिव्स। एंड फाइनली क्या है? जुडिशियरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेसी। समझा? जो है अपना द ऑनरेबल जुडिशियरी। तो आज हु आर द मेकर्स ऑफ लॉ? पार्लियामेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ कि कौन बनाता है बिल से एक्ट? कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पे कौन बनाता है? विधानसभा, यानी आपका स्टेट असेंबली। ठीक है, राजस्थान में जहां पे हमारा ब्रांच है, जयपुर में लालकोठी में, उसके सामने ही क्या है? अपना विधानसभा है। अग्री करते हो कि नहीं आप? यस, परफेक्ट। तो नाउ लिसन, पार्लियामेंट बना देगा क्या लॉ? लॉ तो अभी बन चुका, अभी क्या है? लॉ बनने के बाद एग्जीक्यूट कौन करेगा? क्योंकि जब तक लॉ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा? वो लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। समझा? जस्ट लाइक इन योर केस, डिग्री लेना ही क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डिग्री को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है? अब बन जाते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट और फिर क्या करने लग जाते हो? एमबीए। क्या मतलब है वो एमबीए का? ठीक है, जब आपने ऑलरेडी एक डिग्री ले लिया है तो क्लियर रखिए अपना विजन कि आपको सीए करना है, एमबीए करना है। और काफी लोग तो क्या करते हैं, सीए के साथ और 3-4 डिग्री ले लेते हैं, सीएस, सीडब्ल्यूए और एलएलबी। अरे भाई, प्रैक्टिस तो एक ही करने मिलेगा, तो सब क्यों लेना? एक ही लेना है, समझा? और उसी में बनना है क्या? मास्टर। आई गेट इट? बोला था एक बार, किसने बोला था ये? आपको याद है? बोला था एक बार द वेरी फाइटर मिस्टर जैकी चैन ने बोला था क्या? कि आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट अ पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, 10,000 डिफरेंट किक्स। I am afraid of a person who has practiced one kick 10,000 times. यानी अलग अलग ज्ञान नहीं होना चाहिए, एक ही ज्ञान आप ऐसा यूज कीजिए जिसमें आप स्पीयर हेड कर सके। हाँ, फ्रीज, ओके। तो बेसिकली औरंगाबाद, रतलाम, वडोदरा, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता था क्या? दैट जैकी चैन ने एक बार बोला था अपने ही इंटरव्यू में क्या? दैट आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट दैट पर्सन, ओके, हु हैज बीन अवेयर ऑफ 10,000 डिफरेंट किक्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ दैट पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। तो जो भी आप कर रहे हैं बस उसमें मास्टर बन जाइए। बी ए मास्टर ऑफ वन, नॉट जैक ऑफ ऑल, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का ही क्या है? मार्केट में कीमत है। चलिए आ जाइए। ओके, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया है? लॉ बना दिया। अभी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या हुआ है? एग्जीक्यूट करने के लिए किसको रखा है? किसको अपॉइंट किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली। तो यहां पे क्या हुआ है? सुनिए, हम लोग टैक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं एमओएफ का नाम लिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। कि आज लॉ तो बना दिया आपने क्या? इनकम टैक्स। लॉ तो बना दिया आपने क्या? एक्साइज एक्ट। पर उसे एनफोर्स कौन करेगा? तो मेजर 2 अथॉरिटीज, एक है क्या? सीबीडीटी और दूसरा है क्या? सीबीईसी। पहला है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। यहां पे भी देखिए मेरा जो प्रोविजन है वो टैली होता है, जो मैंने पहले कहा था वो टैली होता है। क्या टैली होता है? कि there is no separate administrative setup for service tax and EC and SHEC, which have entered through list 1 entry number 97। तो यहां पे क्या हुआ है? देखिए लिखा है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। लिखा नहीं है ऐसा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि सर्विस टैक्स का जिम्मा किसको दे दिया है? एक्साइज ऑफिसर को ही दे दिया है।
सो दैट विल बी द केस, ठीक है। तो आज क्या होगा, सीबीडीटी और सीबीसी विल मेक श्योर जो एक्ट बना है वो क्या हो, इम्प्लीमेंट हो, समझा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, अपना जो है इंडियन पीनल कोड है, ठीक है। इंडियन पीनल कोड क्यों बनाया गया है कि कल कोई चोरी कर दे या कोई फ्रॉड कर दे, ठीक है, तो फिर उस मुजरिम को जुर्माना भरना पड़े या क्या कोई सजा मिले, सख्त कार्रवाई हो उस पे। तो कौन ध्यान रखेगा, वो कौन ध्यान रखेगा, ध्यान रखेगा पुलिस। आई गेटिंग इट। तो पुलिस क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि किसी ने गुनाह किया है तो उस चोर को पकड़िए और उसे सजा दीजिए। बस वही काम है सीबीडीटी का और सीबीसी का कि अगर कोई बराबर से टैक्स नहीं पे कर रहा है तो उसे बराबर से टैक्स पे करवाइए और उसे अपने गलती की क्या कीजिए, सजा दीजिए बाय लेविंग इंटरेस्ट पेनल्टी और इन सम केसेस ऑफ एक्साइज एंड सर्विस टैक्स इवन प्रोसिक्यूशन यानी जेल, समझा। सो दैट इज द केस। नाउ लिसन, तो ये बात हो गई किसकी, एग्जीक्यूटिव्स की। अब बात करते हैं किसकी, जुडिशियरी की। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई है माय डियर फ्रेंड्स, बात ये हो गई है कि असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है क्या कि इनकम टैक्स तो भाई आपको पे करना है किस पे, 10 लाख पे, तो 10 लाख पे कंप्यूट किया जाएगा आपका इनकम टैक्स। और आप बोल रहे हो क्या कि नहीं भाई 5 लाख पे ही होगा। तो अभी क्या है, एक बोल रहा है 5 लाख, दूसरा बोल रहा है 10 लाख, तो अभी तो झगड़ा होते ही रहेगा। तो झगड़े को रिजॉल्व कौन करेगा, जुडिशियरी। जुडिशियरी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी माय डियर फ्रेंड्स, इट डज नॉट फॉलो अंडर गवर्नमेंट जस्ट लाइक आरबीआई, समझा। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी जिसको प्राइवेटाइज करने का सोचा था देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, इन द केस ऑफ व्हाट, इमरजेंसी। उन्होंने उस हद तक सोचा था, पूरी अपनी जो डेमोक्रेसी है ना वो क्या हो जाती, वो हो जाती क्या, वो सीज हो जाती। फिर रहता क्या, इंडिया रहता एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं, एक ऐसा नेशन जहां पे कौन 1% डोमिनेट कर रहा है, समझा, जस्ट लाइक जर्मनी। तो ये केस हो जाता। तो माय डियर फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या कि भाई जुडिशियरी इज एन ऑटोनॉमस अथॉरिटी। तो आज अंपायर है वो बेसिकली, समझा। तो आज क्या हो जाएगा, अपना जैसे इंडिया और बांग्लादेश का क्या स्कीम चल रहा है, ओके, इंडिया और बांग्लादेश का क्या चल रहा है, मैच चल रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, अभी बांग्लादेश बोलेगा क्या है कि भाई धोनी आउट है, तो आज क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, धोनी बोलेगा नॉट आउट, बांग्लादेश का बॉलर बोलेगा आउट, तो फिर अंपायर तो होना ही चाहिए ना। बस वही केस में जुडिशियरी है। तो जुडिशियरी सबसे पहले मैं जाऊंगा किसके पास, सेस्टैट के पास। किसके पास, सेस्टैट। अच्छा, सेस्टैट का फुल फॉर्म क्या माय डियर फ्रेंड्स, नहीं सेंट्रल नहीं, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। आई गेटिंग इट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, पर्सपेक्टिव जो है किसका, इनकम टैक्स का, वहां पे आएगा आईटैट। क्या आ जाएगा, आईटैट, यानी कि क्या, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इसे लोअर कोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी सेस्टैट में जाएंगे, सेस्टैट में फॉर एग्जांपल केस फेवर आ गया डिपार्टमेंट के, मेरे केस में नहीं है, तो फिर मैं अग्रीव्ड हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। तो आज क्या करूंगा, मैं जाऊंगा किसके पास, हाईकोर्ट के पास। और हाईकोर्ट के बाद वहां पे भी क्या हुआ, केस डिपार्टमेंट के फेवर में, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई पोजीशन, तो मैं जाऊंगा किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आज सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, तो याद रखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है क्या, दैट द फेवर इज इन करण सर्स केस इज इन हिज फेवर, तो फिर क्या हो जाएगा, वो पत्थर की लकीर हो जाएगी और उसे बोला जाएगा क्या, लॉ ऑफ द लैंड। क्या बोला जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड। आई गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स। और हाईकोर्ट को बोला जाएगा क्या, द लॉ ऑफ द स्टेट। तो एक सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक ऐसा केस था फ्रेंड्स, क्या था केस, ऐसा था कि एक मैन्युफैक्चरर था जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है भाई कि भाई वो बना रहा था क्या, सॉफ्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। तो अभी एक्साइज में हम लोग एक एक्ट करेंगे जिसका नाम है सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, जहां पे हमको नेम ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ ड्यूटी ढूंढना पड़ता है। तो वहां पे नाम अंकित है क्या, नाम है अंकित वहां पे आइसक्रीम, नाम है वहां पे क्या, मिल्क प्रोडक्ट, पर ये सॉफ्टी नहीं है। देखिए आप समझिए कि सीटा भी लिखा किसने, इंसान नहीं लिखा है ना, तो उसने एनविसाज नहीं किया था कि क्या होगा कि सॉफ्टी करके भी कोई प्रोडक्ट निकलेगा। आर यू गेटिंग इट। उसने सोचा था फैक्स, उसने सोचा था क्या, स्कैनर। अभी क्या है, फैक्स कम स्कैनर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं जिसको कोई सोच ही नहीं सकता। तो अभी बात बन गई क्या, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था क्या
कि भाई आज क्या है ये जो सॉफ्टी है वो क्लासिफाई करवा जाएगा एज आइसक्रीम बाय फॉलोइंग द कॉमन मैन्स थियरी या ट्रेड पार्लांस थियरी, जहां पे आप जैसे युवकों को पूछा गया कि आप जब ये सॉफ्टी कंज्यूम करते हैं तो फिर क्या फीलिंग आ रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रहा है? फीलिंग आ रहा है आपको मिल्क प्रोडक्ट का, यानी कि क्या, पनीर बटर ये खाने का फीलिंग आ रहा है जो मिल्क प्रोडक्ट है, या आपको फीलिंग आ रहा है आइसक्रीम का? बताइए क्या फीलिंग आ रहा है आपको, रिप्लाई कीजिए। फीलिंग आ रहा है आपको किसका? आइसक्रीम का। एंड देयर बाय क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आइसक्रीम बोला गया क्या कि ये जो मैन्युफैक्चरर है सॉफ्टी का वो बना रहा है क्या, आइसक्रीम जैसा ही कोई लगता प्रोडक्ट बना रहा है। तो आज आइसक्रीम का क्या था, रेट था 12% और मिल्क प्रोडक्ट था का कितना, 2%। तो केस ये बन गया था क्या कि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर आल्सो सेड व्हाट, नॉट आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर सेड दैट माय प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड एज यस एज मिल्क प्रोडक्ट। तो बस केस महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट में आया क्या, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला था क्लासीफाई सॉफ्टी एज आइसक्रीम। तो वहां पे जो भी सॉफ्टी मैन्युफैक्चर करेगा उसे लग जाएगा क्या, 12% रेट, क्योंकि आइसक्रीम का रेट क्या है 12%, मिल्क प्रोडक्ट का क्या है 2%। तो आज क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आज हो जाएगा क्या कि महाराष्ट्र में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो 12% के हिसाब से भुगतान करेगा एक्साइज ड्यूटी का। पर वही सेम केस आ गया था किसमें, राजस्थान में। तो राजस्थान के हाईकोर्ट ने बोला क्या, क्लासिफाइड एज मिल्क प्रोडक्ट। उन्होंने अपना ही कोई कंक्लूजन किया था, उन्होंने कॉमन मैन्स थियरी नहीं अपनाया था, अपने ही क्या है, अपने ही जजमेंट के हिसाब से उन्होंने बोल दिया था क्या कि भाई मिल्क प्रोडक्ट है ये सॉफ्टी और ना कि क्या है आइसक्रीम। तो वहां पे जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था देवर क्लासिफाइंग इट एज मिल्क प्रोडक्ट, तो 2% रेट। तो आज केस ये बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स दैट जो भी राजस्थान में ओके हाँ ओके लिसन, हाँ क्या आपको सुनाई दे रहा है? हाँ ओके लिसन नाउ माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी क्या हो जाएगा कि जो महाराष्ट्र में कर रहा है वो क्लासिफाई करवाएगा सॉफ्टी को आइसक्रीम और 12% का भुगतान करेगा, और राजस्थान में करवाएगा क्या, वही सॉफ्टी को करवाएगा वो क्लासिफाई एज मिल्क प्रोडक्ट। पर अभी फाइनली ये डिसीजन गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आज पूरे भारत में जो भी बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा है सॉफ्टी उसे बोला जाएगा आइसक्रीम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया क्या, दैट इसे आप ऐसे ही समझिए कि आप आइसक्रीम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एंड देयर बाय वो बन गया क्या, लॉ ऑफ द लैंड। तो आज जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब्जेक्ट टू कंडीशन वो एक्ट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है, और गुजरात से लेके आसाम तक जहां पे भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो सॉफ्टी लग जाएगा क्या, लग जाएगा 12%, and that softy will be classified as ice cream. Is that very clear my dear friends? Okay, now let us go ahead and do the differentiation between DT and IDT कि DT और IDT के बीच में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, फटाफट लेके जाता हूं मैं आपको। ओके फ्रेंड्स, द डिफरेंस बिटवीन DT and IDT is what? Okay, listen. The basic difference between DT and IDT my dear friends is, सबसे पहला मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, ठीक है, मैं ही आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा बताइए मुझे, क्या आपने लाइफ में कभी भी सर्विस टैक्स पे किया है? चलिए आंसर कीजिए आंसर वहां पे, क्या आपने सर्विस टैक्स कभी भी लाइफ में पे किया है? आंसर सब जन दे रहे हैं क्या, यस, फिर वो वापी, रतलाम, औरंगाबाद, भिवंडी हो। पर आज से याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, आज से आपका जो जर्नी है, ठीक है, वो चालू हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यस मथुरा इज एब्सोल्युटली गॉट इट राइट, आंसर नो है। आपने सर्विस टैक्स पे नहीं किया है, आपने सर्विस टैक्स का बर्डन बोन किया है। सर्विस टैक्स पे किया किसने, जेकेएससी ने, याद रखिएगा ये। मोदी क्या आपका दरवाजा खटखटाएगा कि दीजिए, आपने गुनाह किया है सर्विस देने का, तो सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए, ये केस बन जाएगा। मोदी दरवाजा खटखटाएगा किसका, जेकेएससी प्राइवेट लिमिटेड का। डू रिमेंबर दैट माय डियर फ्रेंड्स। आज देखिए, आज केस ऐसा बन जाएगा क्या, दैट द लेवी ऑफ सर्विस टैक्स इज ऑन जेकेएससी,
but JKSC is in a position to shift that burden to the consumer, to the service receiver, and that is who? That is student. Okay, तो आज बात ऐसी हो जाएगी यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स कि मोदी JKSC के पास आ रहा है और JKSC आपके पास आ रहा है, समझा? तो JKSC बेसिकली क्या है? JKSC एक एजेंट का काम कर रहा है, समझा? और क्या कर रहा है? उस पे अगर क्या किया है? इम्पोज किया है, लेवी किया है गवर्नमेंट ने टैक्स, वो बर्डन खुद वो नहीं कर रहा, अपने जेब से नहीं दे रहा है, वो दे रहा है किसके जेब से? आपके जेब से वसूल कर रहा है वो आपसे। और इसीलिए बोला भी जाता है क्या? ये टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्टली यू आर टैक्स्ड एंड नॉट द पर्सन ऑन हुम द लेवी इज। तो यहाँ पे हिंदी में कहावत है माय डियर फ्रेंड्स, क्या? करे कोई और भरे कोई। तो आज गुनाह कर रहा है कौन? JKSC। क्या गुनाह कर रहा है? सर्विस देने का गुनाह, कोचिंग सर्विस, पर उसका जुर्माना भर रहा है कौन? द स्टूडेंट। तो ये कंसेप्ट बहुत ही आप में ये क्लैरिटी आना चाहिए क्या कि भाई लेवी है किस पे? JKSC पे, और बोन कर रहा है कौन? स्टूडेंट। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट। ओके, नाउ DT पे आ जाइए। DT में क्या है? DT में क्या है? लेवी किस पे होता है? JKSC पे, और बोन भी कौन करता है? JKSC, समझा? आज क्या ऐसा होगा कि आज फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या है? ये JKSC का क्या है? PNL है, ठीक है? तो आज क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अमाउंट इन क्रोर्स। ओके, तो फिर आज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है कितना? लेट्स से 1 करोड़, हाईली अंडर एस्टिमेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड करूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टीचिंग हाउ मेनी स्टूडेंट? लेट्स से 1 लाख स्टूडेंट्स पर एनम। तो आज क्या हो जाएगा बताइए? मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं दैट 1 लाख स्टूडेंट, ओके 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। अच्छा, तो आज मैं हर स्टूडेंट को क्या ऐसा बोलूं दैट प्लीज स्टूडेंट आप क्लास में एंटर तभी हो सकते हैं जब आप 100 रुपए मुझे क्या दे? टैक्स दे। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट तो भड़क जाएगा, बोलेगा क्या सर ऑलरेडी आप कोचिंग फीस दे रहे हो, कोचिंग फीस दिया मैंने, उसके ऊपर आपने चार्ज किया क्या? सर्विस टैक्स। अब ये इनकम टैक्स का बर्डन क्यों आप मुझ पे डाल रहे हो? ठीक है, क्यों डाल रहे हो आप मुझे इसका बर्डन? क्योंकि इनकम आपका यानी आमदनी आपकी, और टैक्स भरूं मैं? नहीं, ये मैं नहीं सह सकता। हाँ, सर्विस टैक्स में क्या होता था? वो सर्विस का मुझे फायदा होता था और इसीलिए मैं वो सर्विस टैक्स पे करने के लिए रेडी था, पर अब नहीं, अब मैं कोई भी टैक्स का बर्डन नहीं सहूंगा। तो इनकम टैक्स प्लीज आप अपने एंड पे बोन कीजिए, आप वो बर्डन मुझ पे शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपके जेब भर रहे हैं, तो आप ही टैक्स का भुगतान कीजिए। दैट विल बी द केस। तो आज क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे एक हिंदी का मुहावरा है। क्या है मुहावरा? बताइए मथुरा। मुहावरा है जो करेगा वो ही भरेगा, यानी गुनाह किया है इनकम कमाने का इन प्रीवियस ईयर विच विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। किसने किया है? वो पर्सन ने। तो पर्सन को बोलिए क्या करे? उसी गुनाह का अपने जेब से भरे क्या? इनकम टैक्स। ही कैन नॉट शिफ्ट दैट बर्डन माय डियर फ्रेंड्स। The burden can be shifted only in case of indirect tax. So here the burden cannot be shifted. But here the burden can be shifted. Is that very clear my dear friends? यहाँ पे अगर गवर्नमेंट आपके पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स, आप किसी के पास नहीं जा सकते, आपको जेब से ही देना पड़ेगा वो टैक्स। पर यहां पे अगर गवर्नमेंट आपके पास आया तो आप चले जाइए किसके पास? स्टूडेंट के पास, यानी आपके कस्टमर के पास, आपके क्लाइंट के पास। इज दैट वेरी क्लियर? परफेक्ट। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। ओके, और लास्ट आपने ये CPT में पढ़ा था, बहुत ही फ्रिवलेस कंसेप्ट था, 1-2 लाइन का। बोला था क्या? DT इज व्हाट? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव है ये, और ये क्या है? रिग्रेसिव है। तो आज क्यों बोला जाता है कि ये प्रोग्रेसिव और ये रिग्रेसिव है? बिकॉज यहाँ पे जैसे ही इनकम बढ़ेगा क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिग्रेसिव इसीलिए क्योंकि आज अगर मैं जाता हूं पार्ले जी खरीदने और मुकेश अंबानी जाता है पार्ले जी खरीदने, ओके, तो टैक्स दोनों हम दो सेम ही भरेंगे। लेट्स से 0.5 एज वैट। तो 5 रुपए का बिस्किट है तो 0.5 उसमें वैट है, तो मैं भी भरूंगा क्या? 0.5 और वो भी भरेगा क्या? 0.5।
तो आज वो जो बर्डन है 0.5 का, किसको ज्यादा लगेगा, मुझे या मुकेश अंबानी को? ऑब्वियसली मुझे, क्योंकि मेरा 0.5 डिवाइडेड होगा बाई 1 लाख और उसका होगा बाई 1 लाख करोड़।